नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में MPPSC मेंस के सिलेबस पर। दोस्तों लगातार हमारी इस पर लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जाति व्यवस्था के बारे में। अब तक हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट किया है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। 2024 का MPPSC मेंस जो होगा उसमें समाजशास्त्र को लेकर जो भी प्रश्न आएंगे यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, इसलिए लगातार इस लेक्चर सीरीज से जुड़े रहिएगा। और हाँ, 2-3 दिन से नोट्स आपके लिए नहीं भेजे हैं मैंने टेलीग्राम पर, तो आज ही आपको जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं जिनके नोट्स PDF फॉर्म में नहीं गए हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इस लेक्चर सीरीज से जुड़े रहिए और ऐसे लोग जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इस लेक्चर को देख सकें। अब तक हमने सोशियोलॉजी के इस लेक्चर में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक किए। पहले वाले लेक्चर की हम बात करें इसके पहले तो वर्ण व्यवस्था पर हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था। वर्ण व्यवस्था ही प्रारंभ में आई और वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हम कब से देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल की जब हम शुरुआत को देखेंगे तो इस समय आपको वर्ण व्यवस्था जैसी चीज दिखाई पड़ेगी। और हमने यहां देखा था कि ऋग्वेद जो है इसके 10वें मंडल को जब आप देखेंगे, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपको वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख मिलता है। और इस पुरुष सूक्त में कहा गया है कि एक विराट पुरुष या ब्रह्मा से ही चारों वर्णों का जन्म हुआ था। ब्राह्मण जो थे वो मुख से निकले थे ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। और इन चारों वर्णों को वंश क्रम के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर उन्होंने बताया था। सबके अलग अलग कर्म निश्चित कर दिए थे, जैसे कि ब्राह्मण को कहा गया था पठन का कार्य करना, क्षत्रिय को कहा गया था रक्षा करने शासन करने का काम करना, वैश्य को कहा गया था कि भाई तुम पशुपालन करोगे, व्यापार करोगे और टैक्स दोगे, और शूद्र को कहा गया था कि भाई आप तीनों वर्णों की सेवा करोगे। तो ये वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में हमारे जो शास्त्र रहे उसमें व्यवस्था देखने को मिलती है। और 10वें मंडल का पुरुषोक्त जो है ऋग्वेद का, वहां से वर्ण व्यवस्था के प्रारंभिक उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब यही वर्ण व्यवस्था हम देखें कि ऋग्वेदिक काल की रही है। इसके बाद अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में व्यवस्थाएं बदल गई थी। धीरे धीरे करके वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप है वो बदलता चला गया। प्रारंभ में हमें धर्म की, जाति की आदि संकल्पनाएं नहीं देखने को मिल रही थी और जैसे जैसे समय बदलता चला गया तो ये संकल्पनाएं भी अस्तित्व में आई। और न सिर्फ जाति बल्कि उपजाति भी हम लोगों को देखने को मिली। और यही कारण रहा कि आज हमारे चैप्टर में भी जाति व्यवस्था जैसी टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये पहले से हमारे समाज में मौजूद रहा है। और हमारे समाज में ही नहीं, हमारे देश के राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक सभी पक्षों को ये जाति व्यवस्था क्या करती है, प्रभावित करती है। इसीलिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वालों को भी जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट जो बोल सकते हैं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहा है वो भी किसी न किसी जाति का सदस्य है। इस मायने में भी आपको ये चीज आना चाहिए कि जाति व्यवस्था क्या है, समस्याएं, काम करना, जो भी चीज आप सिविल सर्विसेज के जीवन में करोगे वो जाति व्यवस्था के अंतर्गत रहकर करना है। बराबर। जब हम जाति व्यवस्था की चीजों को देख रहे हैं तो यह एक चीज समझिए कि समाज में हमें हर एक देश में, हर एक भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग सोपान देखने को मिलते हैं। ये सोपान नाम अलग हो सकता है लेकिन देखने को जरूर मिलते हैं। आज के समय में हम देखें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, सांस्कृतिक व्यवस्था के आधार पर आपको अलग अलग लेवल पर सोपान देखने को मिलते हैं। और ये सोपान गलत भी नहीं है, ये सोपान सही भी है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट तैयार करने का मतलब क्या है कि एक ऊंचे पे, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद है। अब जो नीचे वाला है उसको क्या कोशिश करनी चाहिए कि भाई मैं अपने आप में और सुधार करूं,
व्यवस्थित हो जाऊं, जिससे कि मुझे ऊपर वाले क्रम में जाने का मौका मिले। तो ऐसे आप ऊपरी संस्तर की तरफ जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, अपने आप में सुधार के लिए प्रयास कर सकते हैं और ऊंचे संस्तर को पा सकते हैं। इस दृष्टि से यह सोपान होना भी जरूरी है। जहां तक जाति व्यवस्था की बात करें तो प्रारंभ में जब जाति सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था, उसमें हमें दो तथ्य देखने को मिलते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक तथ्य की अगर हम बात करें तो ये एक सुरक्षा की दृष्टि से समुदाय बनाने की बात हो रही थी। जैसे कि समाज में अलग अलग ग्रुप बना दिए गए, ये ग्रुप जो थे ये अलग अलग समूह के हो गए, इन्हें अलग अलग जाति नाम दे दिया गया। अब इस ग्रुप में जो भी सदस्य हैं, इन सदस्यों की किसी भी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति हो, वो विवाह संबंधी बात हो या किसी भी त्योहार, रीति रिवाज, उत्सव संबंधी बात हो, ये सभी की सभी चीजें वो अपने समूह में कंप्लीट कर लेगा, उसके लिए ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और जब किसी भी प्रकार की समस्या होगी, उस समस्या में भी उसके समूह से उसको तुरंत ही हेल्प मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षात्मक आवरण देने की दृष्टि से इन समूहों को निर्माण किया गया था, जिसे जाति नाम दे दिया गया। इसका नकारात्मक पक्ष भी हमें देखने को मिलता है। जब इस प्रकार के समूह बना दिए गए तो दूसरे समूह से उनके संघर्ष और इस प्रकार की अवस्थाएं स्थापित हो गई। एक प्रकार से समाज में एक सोपान बन गया, ऊंच नीच की भावना स्थापित हो गई, तो इसके नकारात्मक पक्ष भी स्थापित हुए। तो ये जो पूरा सिस्टम रहा, ये सिस्टम ही जाति व्यवस्था के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अगर हम जाति व्यवस्था के इस जाति शब्द के शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं तो शाब्दिक दृष्टि से जो जाति शब्द है ये संस्कृत भाषा से निकला शब्द है। संस्कृत भाषा में आपको शब्द मिलेगा जातः। ये जो जाता शब्द होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है जन्म। ये जाता शब्द जो है इसका अर्थ होता है जन्म, और ये जो जन्म है इसके आधार पर आप अगर अर्थ निकालेंगे तो ये बनता है कि जन्म के साथ समाज में किसी की जो सामाजिक स्थिति निर्धारित हो जाती है, उस व्यवस्था को ही हम जाति व्यवस्था के अंतर्गत लेते हैं, अगर हम इस शब्द के आधार पर इसका अर्थ निकाले तो। लेकिन अगर हम इसे आधुनिक समय में और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें तो हमें अंग्रेजी भाषा के एक शब्द को समझना पड़ेगा। जब हम अंग्रेजी भाषा में जाते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ हमें एक शब्द देखने को मिलता है, क्या? कास्ट। जब आप कास्ट वर्ड पे जाते हैं तो ये इंग्लिश का है, और इसका जब आप मूल उत्पत्ति देखेंगे कि ये कास्ट वर्ड कहाँ से आया है, तो इसका उद्भव होता है दोस्तों स्पेनिश भाषा के शब्द से। कौन से भाषा से आया है? स्पेनिश भाषा से हुआ है। स्पेनिश भाषा में शब्द रहा है कास्टा। ये कास्टा शब्द जो रहा है स्पेनिश भाषा का, इसका मतलब होता है या तो प्रजाति बोल लीजिए या नृजाति बोल लीजिए, या आप बोल सकते हैं वंशानुगत लिख सकते हैं। तो वंशानुगत जो गुण रहेंगे, जो तत्व रहेंगे, इसके आधार पर निर्धारित होने वाली व्यवस्था को जाति कहा गया है। तो संस्कृत से भी मैंने इसका शाब्दिक अर्थ आप लोगों को बता दिया। इंग्लिश शब्द के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली कि कैसे आया है। तो यहाँ पर आपको जाति शब्द की उत्पत्ति के विषय में जो कॉन्सेप्चुअल व्यवस्था है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके अगले चीज पर जाते हैं कि अगर कास्टा शब्द स्पेनिश भाषा का है और उसी से संस्कृत का कास्ट शब्द बना है, और इंग्लिश का कास्ट शब्द बना है, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये एक किस प्रकार की परिभाषा हमें क्रिएट करके देगा। तो आधुनिक आधार पर देखें तो इस शब्द की उत्पत्ति के साथ जो परिभाषा बनती वो है कि विश्व के विभिन्न समाजों में जहां भी जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, प्रजाति भेदभाव के आधार पर एक दूसरे से ऊंच नीच समूह का निर्माण होता है, वहां एक जाति के रूप में उन्हें देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस आधार पर वैश्विक स्तर पर स्थापित बोल सकते एक व्यवस्था है। हम ये ना कहें कि जाति व्यवस्था हमें सिर्फ भारत में ही देखने को मिलती है, ये वैश्विक इस आधार पर हमें देखने वाली व्यवस्था है। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो आप अमेरिका को बहुत आगे मानते हो, मैं अमेरिका का ही एग्जांपल ले लेता हूं। अमेरिका में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक काले लोग रहते हैं और एक गोरे लोग रहते हैं। अगर आप काले लोगों की बात करेंगे तो इन्हें निग्रो कहा जाता है। यहाँ पर जो गोरे लोग होते हैं इन काले लोगों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते। पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आज भी ऐसा होता है। मॉडर्नाइजेशन होने के बावजूद आज भी अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्था कई जगह पर देखने को मिलती है। क्या कि गोरे लोग जो होते हैं काले लोगों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते हैं।
गोरे लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें बचपन से ही इस बात को लेकर सिखाया जाता है कि भाई तुमको ये काले लोगों से बिल्कुल अलग रहना है, इनसे कोई संबंध नहीं बना के रखना है। तो एक प्रकार से यहाँ काले लोगों की, गोरे लोगों की एक भेदभाव वाली व्यवस्था स्थापित हो गई। तो यहाँ पर भी तो ये व्यवस्था मौजूद है जो हम हमारे समाज में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्पेनिश भाषा का शब्द कास्टा है, जिससे इंग्लिश भाषा का शब्द कास्ट निकला है, इसका अर्थ हमें यही बताता है कि वैश्विक स्तर पर आपको इस प्रकार के भेदभाव दिखेंगे जिन्हें एक एक जाति के रूप में देखा जा सकता है, भले वो अमेरिका के काले गोरे के भेद के रूप में ही आपको क्यों ना दिखाई दे। तो यहां पर ये शाब्दिक अर्थ क्लियर हुआ कि कास्ट शब्द का, जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहां इसकी परिभाषा भी समझिए, क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको वहां सीधे पूछा जाएगा कि इसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ कुछ विद्वानों की परिभाषाएं आपको याद रखने की जरूरत होगी। जैसे कि हम लोग यहाँ देखें, मैक्स वेबर समाजशास्त्री रहे, इन्होंने कहा कि जाति एक बंद परिस्थिति समूह है, ये बंद व्यवस्था है, इसमें खुलापन नहीं होता। अगर आप किसी जाति के सदस्य हैं तो आप जीवन भर उसी जाति के सदस्य रह जाएंगे, आपको जाति बदलने का मौका नहीं मिलेगा। जन्म अगर आपको किसी निम्न समझी जाने वाली जाति में मिला है तो आपको जीवन भर उसी स्थिति को जीना पड़ेगा। इसलिए मैक्स वेबर ने कहा कि जाति एक बंद परिस्थिति है जिसमें आपको हमेशा एक ही जाति में रहना पड़ेगा, बदलाव नहीं होगा। वहीं मजूमदार एवं मदान ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। क्या बोला कि जाति एक बंद वर्ग है? इन्होंने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है जिसमें सभी लोगों के बीच में असमानता नहीं होती, मतलब सभी में समानता स्थापित होती है। एक जाति में अगर एक जाति के लोगों में देखेंगे तो वे जाति के लोग एक दूसरे को समान मानते हैं। एक जाति दूसरी जाति से समान असमान हो सकती है, लेकिन एक ही जाति में सभी लोग एक दूसरे को समान मानते हैं। इसके बावजूद वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो एक बंद वर्ग के तौर पर मजूमदार एवं मदान ने जाति को परिभाषित किया है। केतकर जी की अगर परिभाषा को देखें तो केतकर जी ने कहा है कि जाति की मूल रूप से दो विशेषताएं हैं। एक विशेषता उन्होंने कहा है कि यह जन्म पर आधारित होती है, और दूसरी विशेषता उन्होंने कहा कि अंतर विवाह की बात है। पहली विशेषता को अगर हम केतकर जी की समझने का प्रयास करें तो उन्होंने कहा कि जन्म पर आधारित व्यवस्था है का मतलब ये कि अनुवांशिक तौर पर आप जिस जाति में पैदा होंगे आपको आजीवन उसी जाति का सदस्य बनकर रहना पड़ेगा, आप जाति परिवर्तन नहीं कर पाओगे। दूसरी बात बोला अंतर विवाह की व्यवस्था, इसमें तो अंतर विवाह की व्यवस्था ही इसमें होती है। याद रखिएगा कि आप एक जाति से दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करने का प्रयास करता है तो उससे सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था के नियमों को उल्लंघन करके देखा जाएगा और उसे दंड दिया जाता है, और दंड के रूप में हो सकता है उसे जाति से बाहर कर दिया जाए और उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाए। तो जाति व्यवस्था एक तो जन्म पर आधारित होती है, दूसरा इसमें दूसरे समूह के साथ, जाति के साथ विवाह करने पर प्रतिबंध होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये परिभाषाएं हैं जाति व्यवस्था की, आपको एग्जाम की दृष्टि से ये याद करके रखना है और एग्जाम में ये जैसे ही आ जाए तो आपको तुरंत लिख देना है, ठीक है। तीसरे पे जाते हैं कि जाति व्यवस्था की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या है। एग्जाम में पूछेगा कि जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। नंबर 1, जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। मैंने अभी कहा कि जाति व्यवस्था में ये कठोर नियम होते हैं विवाह संबंधी। आप जिस जाति के हैं आपसे ये अपेक्षा की जाती है, ये बाध्यता होती है कि आप आपकी शादी में, आपकी जाति में ही शादी करें, आपकी जाति से बाहर आप शादी नहीं कर सकते, तो खुद की जाति में ही विवाह करने होंगे, ये जाति व्यवस्था की शर्त होती है। दूसरी बात है खान पान संबंधी प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में हर एक जाति के विशेष खान पान निर्धारित है और उन्हें उन्हीं खान पान के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो यहाँ पर खान पान संबंधी प्रतिबंधों से आशय ये है कि एक उच्च जाति है, एक निम्न जाति है। निम्न जाति का भोजन अलग है, उच्च जाति का भोजन अलग है। अब उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लिए जो भोजन निर्धारित है पर्टिकुलर, वो भोजन नहीं कर सकते, और निम्न जाति के लोग किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब उच्च जाति के लोगों का भोजन निर्धारित है, वो अपनी सीमा के बाहर जाकर किसी के यहाँ पर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे प्रतिबंध जो होते हैं वो लगे होते हैं। निश्चित पेशे और व्यवसाय होते हैं।
जाति व्यवस्था में जाति के आधार पर लोगों के व्यवसाय भी निर्धारित होते हैं। कौन मोची का काम करेगा, कौन कथा करने का काम करेगा, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो पशुपालन का काम करेगा, सबके अपने अपने जाति के हिसाब से व्यवसाय निर्धारित होते हैं। जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का संस्कार होता है। जाति में किसी को ऊंचा समझा जाता है, किसी को नीचा समझा जाता है, और ऊंचे से नीचे की तरफ पर अलग अलग संस्कार जाति के अनुसार बनाए गए हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नियम तोड़ने पर दंड। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जाति के नियमों को तोड़कर काम करता है तो उसको दंड दिया जाता है, और दंड के तौर पर उसे जाति से बाहर किया जा सकता है। उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति के जाति के विरुद्ध काम करने पर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। गांव के लोगों में से कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था, भले ही वो खाने की सहायता हो या पीने की सहायता हो। तो ऐसे दंड व्यक्ति को दिए जाते हैं अगर वो जाति संबंधी नियम तोड़ता है तो। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता व प्रतिष्ठा पर आधारित है। जाति व्यवस्था को जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि सर्वोच्च स्तर पर आपको ब्राह्मण दिखाई पड़ते हैं, और जैसा जैसा ब्राह्मण नियम बनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, वैसे वैसे हर जाति के अंतर्गत चीजें होती चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता जाति में है, प्रतिष्ठा जो है वो जाति व्यवस्था में आधारित होती है। तो ये तो जाति व्यवस्था की प्रकृति एवं विशेषताओं पर चर्चा किया है। ठीक इसी प्रकार से आपसे एक और चीज पूछेगा कि इसके अलावा प्रकृति से हटके जाएं तो इसकी और विशेषताएं क्या हैं। तो नंबर 1 विशेषता देखिए, समाज का खंडनात्मक विभाजन। समाज का खंडनात्मक विभाजन ही जाति व्यवस्था होती है, जिसको आप चारों वर्णों के आधार पर समझ सकते हैं। हमने क्या बोला कि ऋग्वेदिक काल में अगर हम जाएंगे तो ऋग्वेदिक काल में हमें भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण दिखाई पड़ते हैं। इन चारों वर्णों के आधार पर ही भारत में हमें सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था उत्पन्न होते दिखाई पड़ती है, जिसमें सबका अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। हालांकि ये वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत के साथ ज्यादा संबंधित है, लेकिन वर्ण व्यवस्था ही बाद में आधार बनती है जाति व्यवस्था की। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चारों वर्ण जो बने वही बाद में जाकर जब प्रक्रिया चलती चली गई और सामाजिक स्तर गिरता चला गया, नियम बढ़ते चले गए, अनुष्ठान बढ़ते चले गए, विधि विधान बढ़ते चले गए, उसके हिसाब से धीरे 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 समाज जो है एक प्रकार से दूषित होता चला गया, और उसी क्रम में जाति व्यवस्था जैसा सिस्टम भी आपको दिखाई देने लगा था। और उसके बाद हम इन्हीं वर्ण व्यवस्था को ही बाद में और विभाजित होते देखते हैं और वो जाति के तौर पर स्थापित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से संस्तर हमें दिखाई पड़ेंगे जाति व्यवस्था में, निम्न, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, अलग अलग संस्तर देखने को मिलते हैं। मतलब जाति व्यवस्था अलग अलग संस्तरों पर आधारित व्यवस्था के तौर पर देखी जाती है दोस्तों। इसके बाद देखें तो आनुवांशिक सदस्यता इसमें होती है। आनुवांशिक सदस्यता का मतलब क्या है कि व्यक्ति जाति का जो सदस्य बनेगा, जाति की सदस्यता आपको किसके आधार पर मिलेगी, वो जन्म के आधार पर मिलेगी। आप जिस जाति में पैदा होते हैं आप उसी जाति के व्यक्ति माने जाते हैं, और आपको पूरा जीवन जो रहेगा वो उसी जाति के तौर पर बिताना पड़ेगा। उदाहरण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। प्रारंभ में जब शिक्षा के लिए वो आगे बढ़ रहे थे, प्रगति की तरफ जा रहे थे, कई प्रकार के सामाजिक भेदभावों का उन्हें सामना करना पड़ा था, और बाद में उन्होंने ठान लिया कि इन सभी भेदभावों को मैं खत्म करके रहूंगा, एक प्रकार की समानता स्थापित करके रहूंगा। और बाद में उन्हीं के प्रयासों से भारत के संविधान में आपको इस प्रकार के प्रबंध देखने को मिलते हैं कि समानता और स्वतंत्रता जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट प्रावधान जोड़े गए। आरक्षण जैसी व्यवस्था भी हमें देखने को मिली। हालांकि आरक्षण जैसी व्यवस्था जो पहले स्थापित हुई थी वो अब राजनीतिक ढंग में रंग चुकी है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो बाद की बात रहेगी। लेकिन यहाँ हम ये कहेंगे कि अंबेडकर जी ने इतना बड़े लेवल पर काम किया, आज हर देश में हर वर्ग में उनको जाना जाता है। हमारे देश में अगर हम देखें तो आजादी के बाद से अभी तक ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हुआ है, विधि पुरुष नहीं हुआ जितने अंबेडकर जी को माना गया है, बराबर है। लेकिन उसके बावजूद आज उनकी जो पहचान बताते हैं जनरली वो दलित वर्ग से जोड़कर ही बताते हैं। इसका मतलब कि आनुवांशिक सदस्यता होती है जाति की। आप जिस जाति में जन्म लेते हैं आपको
अंतिम समय तक उसी जाति से संबंधित मान लिया जाता है। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था में जाति की विशेषता है। अंतर विवाह की बात करें तो जाति व्यवस्था में विवाह संबंधी जो नियम होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। कठोर नियम होते हैं कैसे कि आप जिस जाति के सदस्य हो आपको उसी जाति में रहना है, आपको उसी जाति में किसी कन्या से या पुरुष को देखकर शादी करना है, उसके बाहर शादी आप नहीं कर सकते थे। ठीक इसी प्रकार से पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा हमें जाति व्यवस्था में देखने को मिलती है। कुछ जाति ऐसी होती है जिनको अपवित्र मान लिया जाता है, कुछ जातियों को पवित्र माना जाता है। कुछ जातियों जिनको अपवित्र माना जाता है उनको जिस चीज को वो छूते हैं उनको भी अपवित्र मान लिया जाता था। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमें जाति वाले सेक्शन में देखने को मिलती हैं। ठीक इसी प्रकार से खान पान के प्रतिबंध भी देखने को मिलते हैं। जाति के संस्तर में जो ऊंचे जातियों में लोग माने जाते हैं उनको इस प्रकार के प्रतिबंध देखने होते हैं कि वो निम्न जाति के घर में खाना पीना काम नहीं कर सकते थे, और कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ चीजें पूरी तरीके से वर्जित कर दी गई थी जो निम्न जातियों के खाने के लिए सिलेक्ट कर दी गई थी। तो खान पान संबंधी कई सारे प्रतिबंध भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से व्यावसायिक विभाजन भी हमें जाति में देखने को मिलता है। व्यावसायिक विभाजन का मतलब यह है कि जाति के हिसाब से कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है। कौन सी जाति के लोग कौन सा काम करेंगे ये पहले से ही निर्धारित चला आता है। तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक विभाजन का आधार भी जाति व्यवस्था है। धार्मिक स्वीकृति, देखिए धार्मिक स्वीकृति जो है वो जाति व्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जाति जो है उन्हें एक प्रकार से जो पवित्र अपवित्र की अवधारणा से जोड़ दिया गया और उसे धार्मिक स्वीकृति प्रदान करवा दी गई है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जाति की सभी विशेषताएं हैं। हो सकता है कि आप लोग इन विशेषताओं से सहमत नहीं हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में उत्तर लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, तो विशेषताओं का मतलब यहां समझ लीजिए। एक चीज आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए दोस्तों, क्या कि जब आपसे ये पूछा जाता है कि किसी भी चीज की विशेषता बताइए तो आप लोगों का एक संकुचित एक बोल सकते हैं कि प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्या कि जब पूछा जा रहा है कि विशेषताएं बताइए तो विशेषताओं में हर एक व्यक्ति अपनी अच्छाइयां गिनाने लगता है। जब भी किसी से कहा जाता है कि अपनी विशेषताएं बताइए तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी अच्छाइयां ही गिनाता है, बुराई एक भी नहीं बताता है। इसका मतलब यह है कि आप में जितनी भी विशेषता है वो सब अच्छी है, बुरी विशेषता आपके अंदर एक भी नहीं है। वो व्यक्ति जो है वो वास्तव में विशेषता शब्द का मतलब समझ ही नहीं पाता है। आपके अंदर क्या विशेष है आपको वो बताना है। विशेष सकारात्मक भी हो सकता है, विशेष नकारात्मक भी हो सकता है। जब आप अपनी अच्छाइयां बताते हैं तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है कि आप आपके गुण बताइए। तो जब आपसे कोई पूछा जाए कि आपके गुण बताइए तो आप आपकी अच्छाई बताइए। जब आपसे कहा जाए कि आपके दोष बताइए तो आप आपकी बुराई बताइए। लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि विशेषताएं बताना है तो आप आपके गुण भी बताते हो और दोष भी बताते हो, क्योंकि बुरा है तो भी वो आपके अंदर विशेष है और अगर गुण है अच्छा है तो भी आपके अंदर विशेष है। तो एग्जाम में अगर ये लिखने को आ जाता है कि जाति व्यवस्था की विशेषताएं बतानी है तो आपको वो चीजें बतानी पड़ेंगी जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो अगर नंबर चाहते हैं तो भाई लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए इसके बाद हम जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांतों की समझते हैं। अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को डिस्कस किया जा सकता है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो परंपरागत सिद्धांत, जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत है वो कहता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ऋग्वेद जो है इसके 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्त मिलेगा। ये जो पुरुष सूक्त है इस पुरुष सूक्त में ही जाति व्यवस्था का प्रारंभ उल्लेख देखने को मिलता है। यही कहा गया है कि एक विराट पुरुष या ब्रह्मा से ही चारों वर्णों का उत्पन्न हुए थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और यहीं से आगे बाद में जाति व्यवस्था जो है वो स्थापित होती है। तो इस 10वें मंडल को हम लोग बोल सकते हैं कि ये परंपरागत सिद्धांत है जो नॉर्मली हर एक व्यक्ति आपसे डिस्कस करेगा और बताएगा भी, ठीक है। तो परंपरागत तौर पर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को माना जाता है। दूसरे अगर हम देखें प्रजाति आधार पर तो प्रजाति सिद्धांत बोलता है आर्य अनार्य की अवधारणा। बोला गया कि पहले जो लोग भारत में रहते थे वो अनार्य थे,
जो लोग भारत में बाहर से आए वो आर्य थे। तो आर्यों को अनार्य से अलग बताना है कि नहीं बताना, तो इसलिए जो सिस्टम इजाद किया गया उसे जाति व्यवस्था कहा गया। तीसरा कहा जाता है व्यवसायिक सिद्धांत। व्यवसायिक सिद्धांत ये कहता है कि पेशे की पवित्रता के आधार पर लोगों को विभाजित कर दिया गया। समाज में जो व्यक्ति जिस प्रकार का काम करता था उसे उसकी पेशे की पवित्रता के आधार पर वो काम के संज्ञा दे दी गई और उसे उसके संज्ञा देकर उस जाति का समूह मान लिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक तो ये कि व्यवसाय के आधार पर, आपके काम के आधार पर आपकी जाति का निर्धारण पहले ही कर दिया गया। ब्राह्मणवादी सिद्धांत का मतलब ये माना जाता है कि ब्राह्मणों की एक सोची समझी नियोजित बोल सकते हैं कि योजना के तहत ही जाति व्यवस्था को स्थापित किया गया और वे उस जाति व्यवस्था के सर्वोच्च पर हो गए और सारी जाति को क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे। तो ब्राह्मणवादी सिद्धांत भी है। और धार्मिक सिद्धांत ये कहता है कि पवित्र और अपवित्र के आधार पर समाज में कुछ ऐसे काम थे जिन्हें पवित्र माना गया, ऐसे काम थे जिनको अपवित्र माना गया। तो अपवित्र काम जो करेगा वो निम्न जाति का हो गया, पवित्र काम जो करेगा वो उच्च जाति का हो गया। तो ऐसे धार्मिक सिद्धांत के अंतर्गत जाति व्यवस्था को देखा जाता है। तो जाति के उत्पत्ति के हम लोगों ने 5 अलग अलग सिद्धांतों पर चर्चा की, जैसे परंपरा का सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत, ब्राह्मणवादी सिद्धांत और धार्मिक सिद्धांत, जिनके आधार पर यह बताया जाता है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई होगी या किसने की होगी। बरोबर है कि नहीं है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई और किसने की, सवाल ये है कि जाति व्यवस्था धीरे धीरे क्या होती गई है, कठोर होती चली गई। और इतनी कठोर होती चली गई कि इसने एक शोषणकारी व्यवस्था का रूप धारण कर लिया। और जब हम हमारे देश के एक लंबे इतिहास को देखते हैं तो यह माना जाता है कि एक तरफ उच्च जातियां रही हैं, एक तरफ निम्न मानी जाने वाले जातियां रही हैं। उन उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों का बहुत गंभीर तौर पे कई सैकड़ों वर्षों तक शोषण किया है, उन्हें नीचा दिखाया गया है, अपवित्र समझे जाने वाले कार्य जबरदस्ती उनसे करवाए गए हैं और इसके चलते इनका उत्थान नहीं हो पाया, ये वर्ग पर्टिकुलर ऊपर नहीं बढ़ पाया, जिसका परिणाम है कि आज हमारा देश में ऐसे कई सारे वर्गों की उन्नति हमें देखने को नहीं मिलती, ये पिछड़े हमें दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा आरक्षण जैसा कार्यक्रम जो इनके लिए स्थापित किया गया वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि लंबे समय की शोषणकारी व्यवस्था जो बनी है जाति, वो प्रारंभ से नहीं रही है, धीरे धीरे करके इसके नियमों में कठोरता आई और उस कठोरता के साथ साथ ये विकृत रूप धारण करते चले गए और एक शोषणकारी व्यवस्था के तौर पर ये स्थापित हुई। और सोच लीजिए कि जब भी किसी व्यवस्था में वो चरम की स्थिति हमें देखने को मिल जाए तो चरम के बाद फिर उसका समाप्ति होना बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे कि आप एक गुब्बारा फुलाते हो तो एक समय तक वो जितने उसके अंदर स्पेस होगी वो फूलता जाएगा, उसके बाद वो फट जाएगा। जाति व्यवस्था में बहुत ज्यादा शोषण होता चला गया, शोषण होता चला गया, शोषण होता चला गया। एक समय तक सबने शोषण को सहा, लेकिन बाद में उन्होंने उसको लेकर आंदोलन किए। और आज देखिए कि आप जब बात करते हैं जाति की तो बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं होते। आज के समाज में ना खाने की पाबंदी आपको देखने को मिलती है, ना वैवाहिक नियमों की पाबंदी देखने को मिलती है, ना रहने की पाबंदी देखने को मिलती है। आप जिस क्लास में बैठकर पढ़ते हो, आप जिस मंदिर में पूजा करते हो, आप जिस होटल में खाना एक साथ खाते हो, आप जिस बस में एक साथ बैठकर जाते हो, जिस सड़क पर एक साथ चलते हो, ये आप ध्यान नहीं देते कि कौन सी जाति वाले ने ये सड़क बनाई होगी, कौन सी जाति वाले ने ये खाना बनाया होगा, कौन सी जाति वाला मेरे पास में बैठा और कौन सी जाति वाला मुझे पढ़ा रहा होगा, कौन सी जाति वाले के द्वारा बनाई गई बस में मैं सफर कर रहा हूँ, कौन सी जाति का व्यक्ति बस चला रहा होगा। आप इस सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत में कई सालों के अथक प्रयास का परिणाम है, ये जनरेशन के बदलाव का परिणाम है। और जैसे जैसे जनरेशन बदलेगी सोच में बदलाव होगा, व्यवस्था में बदलाव होगा और कहीं ना कहीं चीजें एक समान रूप में आपको उस समय देखने को मिलेगी। तो मैं ये कहता हूं कि जाति व्यवस्था आने से पहले हम एक समतामूलक समाज के तौर पर दिखाई पड़ते थे जब हम ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके विकृत होती चली गई व्यवस्था और जाति व्यवस्था की चरम स्थिति हमें देखने को मिली। अब ये ग्राफ नीचे गिर रहा है, हम दोबारा से वो पुरानी समतामूलक समाज की व्यवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जो प्रारंभ में थी। लेकिन ये अंतर जनरेशन के बदलाव के साथ ही आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा।
आगे इस पर और चर्चा करते हैं। ये तो हम लोगों ने उत्पत्ति के सिद्धांतों पर डिस्कशन किया है। यहाँ देखिए जाति व्यवस्था के गुण, हमने जाति व्यवस्था को सकारात्मक माना है प्रारंभ में। देखिए जाति व्यवस्था की में जब गड़बड़ियां आई हैं तो वो दिक्कत पैदा करने वाली हो गई, लेकिन इसको जब स्थापित किया गया होगा तो इसके कुछ गुणों को देखा होगा। आपसे भी एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा कि जाति व्यवस्था के सकारात्मक पॉइंट्स लिखिए। सकारात्मक पॉइंट्स इसके क्या थे? नंबर 1, व्यक्तिगत जीवन में इसके सकारात्मक हम लोगों को पॉइंट्स देखना है। सबसे पहले देखेंगे कि जीवन का अनुशासन। आप जाति व्यवस्था के नियमों के अंतर्गत रहते हुए अनुशासन को सीखते हो, तो एक प्रकार के अनुशासन के लिए आपके लिए ये सिस्टम बनाया गया था। दूसरा, बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना में सामाजिक सुरक्षा। मतलब एक प्रकार से जो जाति व्यवस्था स्थापित की गई थी इसको आप सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। किससे जोड़कर देख सकते हैं? सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी आपको कई सारी जगह देखने को मिलेगा कि जब व्यक्ति अपने जाति के लोगों के बीच में होता है तो उसको किसी भी प्रकार का भय चिंता नहीं होती है, बराबर है। तो जाति एक सुरक्षात्मक आवरण के तौर पर सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलती थी। क्या माना जाता था कि भाई पहले से जो वंशानुगत व्यवसाय है वो मिल जाएगा, और वंशानुगत व्यवसाय मिल जाएगा तो बेकारी नहीं होगी, बेरोजगारी की समस्या का निदान हो गया। अगर बीमारी किसी भी प्रकार की हो जाएगी तो जाति सुरक्षा का काम कर रही है, आपकी जाति से संबंधित हर व्यक्ति आपके सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। अगर वृद्धावस्था की बात कर लेंगे तो जाति के आधार पर कई सारे संस्थाएं आदि स्थापित की जाती हैं, जिसके चलते आपको वृद्धावस्था में आसानी से जीवन व्यतीत करने में दिक्कत नहीं आएगी। और दुर्घटना की बात कर रहे हैं तो दुर्घटना के समय में भी आपके जाति वाले लोग एक साथ आपके लिए मिलकर काम करते हैं। तो जाति व्यवस्था एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा का आवरण आपको प्रदान कराती है। बेरोजगारी की समस्या नहीं होगी। मैंने पहले ही कहा कि वंशानुगत आधार पर आपको आपके पिता से, आपके पूर्वजों से कोई व्यवसाय मिल जाता है, तो ऐसे में आपको रोजगार की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, आप उसी काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान है। ठीक इसी प्रकार से एक विशेष सामाजिक स्थिति भी मिलती है जाति में, जैसे कि विवाह की बात करें, सामाजिक संपर्क की बात करें, व्यवसाय की बात करें, इन सब का निर्धारण जाति व्यवस्था पहले से कर देती है। तो आपके ऊपर मानसिक रूप से तनाव नहीं होता। लड़की की शादी करना है, लड़के की शादी करना है तो पता होता है कि भाई मुझे मेरी जाति में करना है। और जाति में अगर आपके पास लड़की है तो किसी के पास लड़का होगा, लड़के को भी लड़की चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए, एक ही जाति में चाहिए। तो जरूरतें एक क्षेत्र तक हैं तो आपस में सारे संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मानसिक तनाव देखने को नहीं मिलता और मानसिक रूप से आप सुरक्षित महसूस करते हो। तो ये व्यक्तिगत महत्व है किसका? जाति व्यवस्था का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से हम देखें तो सामूहिक महत्व इसका होता है, जैसे कि रक्त विशुद्धता को बनाए रखना। आपके पूर्वजों से आप चले आ रहे हैं, कुछ गुण आपको मिले हुए हैं। वो गुण किसके आधार पर मिले हुए हैं? आपको रक्त संबंधों के आधार पर मिले हैं। अब बीच में क्या हुआ, हमारे देश में विदेशी शक्तियों का भी प्रवेश हुआ। अलग अलग समूह के लोग मिलने से हो सकता है कि रक्त की विशुद्धता आपके सामने देखने को मिले, मिलावट हो गई है सामूहिक व्यवस्था में। तो आप जब एक ही जाति में रहते हैं तो आप आपसी व्यवहार के आधार पर संबंध बनाते हो, जिससे रक्त की विशुद्धता को बनाए रखने में मदद मिलती है। धार्मिक विश्वास आपके मजबूत होते हैं। एक जाति समूह में आप जब रहते हैं तो आप आपके धर्म के बोल सकते हैं कि संपर्क में रहकर जातिगत नियमों का पालन करके धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करते चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सांस्कृतिक विशेषताओं का हस्तांतरण भी यहाँ होता है। पूर्वजों से न केवल रक्त के आधार पर अनुवांशिक गुण व्यवसाय हस्तांतरित होते हैं, बल्कि सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर जाती हैं तो वो जाति के माध्यम से ही जाती है दोस्तों। इसके अलावा उत्सवों त्योहारों के समय सामुदायिक संगठन का काम करते हैं। आप सोचिए जरा सा कि कोई उत्सव हो, कोई त्योहार हो तो आप के साथ कोई मेलजोल करके काम ही नहीं कर रहा है। तो जब आप आपकी जाति में सारे कार्यक्रम करते हैं तो एक अलग ही आनंद आपको देखने को मिलता है जाति व्यवस्था में जब आप उत्सव मनाते हैं। तो ये समुदाय के आधार पर गुण जो है महत्व जाति का है। दूसरा हम देखें समाज और राज्य में, तो समाज और राज्य में भी जाति व्यवस्था का इंपॉर्टेंट है। समाज का संगठन जो है वो मजबूत करती है जाति व्यवस्था, ये ध्यान रखेंगे।
एक साथ मिलकर लोग रहते हैं। बाहरी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के प्रभाव से रक्षा करती है। जब आप आपकी जाति में होते हैं, आपके नियमों का पालन करते हैं, तो आप बाहर के किसी व्यक्ति को आकर आपकी संस्कृति में उनकी संस्कृति को मिलाने से रोकते हैं, हस्तक्षेप को रोकते हैं, आपकी सांस्कृतिक गुणों को बनाकर रखकर उसको आगे चलाने में काम करते हैं आप। इसी प्रकार से सामाजिक व राजनीतिक रूप से स्थिरता होती है। कहीं ना कहीं एक जाति के भीतर संघर्ष देखने को नहीं मिलते। जब संघर्ष नहीं होते हैं तो शांति व्यवस्था स्थापित होती है, जिससे राजनीतिक स्थिरता हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, गुण तो हैं, लेकिन ये गुण आपको उस समय देखने को मिलते थे जब ये व्यवस्था स्थापित की गई थी। और मैंने कहा है कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जाति व्यवस्था जो अच्छे काम को लेकर स्थापित की गई थी, सोच को लेकर स्थापित की गई थी, वो विकृत होती चली गई। और इसके अंतर्गत समय के बीतते बीतते कई सारी कुरीतियां, विकृतियों ने अपनी जगह बना ली। और आज आपको जाति व्यवस्था में सिवाय दोष के कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसके दोष को अगर हम देखें तो देखिए, सामाजिक स्तर पर जाति व्यवस्था के क्या दोष हैं। नंबर 1, अस्पृश्यता की समस्या, ऊंच नीच की भावना आ गई। कुछ जातियों को अपवित्र समझा जाने लगा, और जिन जातियों को अपवित्र समझा जाने लगा उनकी परछाई तक पड़ने नहीं देने की बात कर दी गई। उनको पूरी तरीके से अछूत मान लिया गया। ये बोल दिया गया कि अगर इन्होंने हमें टच कर लिया तो हम अपवित्र हो जाएंगे, फिर हमें पुनः पवित्र होना पड़ेगा। तो ये अस्पृश्यता की भावना जो है वो जाति व्यवस्था के कारण समाज में व्याप्त हुई। सामाजिक शोषण, जाति व्यवस्था में जो उच्च जाति के लोग रहे, उन्होंने हर प्रकार से निम्न जाति के लोगों का शोषण किया। वो शारीरिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, राजनीतिक शोषण हो या सामाजिक रूप से शोषण हो, हर प्रकार से उच्च जाति के लोगों ने एक समय तक निम्न जाति के लोगों का शोषण किया है। इस शोषण की सबसे ज्यादा शिकार कौन हुई है? स्त्रियां ही हमें देखने को मिली है। आज के संदर्भ में अगर हम इसे कोड करके देखें तो आज जो जातियां हैं वो राजनीतिक शोषण का शिकार हो रही हैं। राजनेता जो होते हैं वो अपने वोट बैंक के लिए जातियों को लेकर अलग अलग लोक लुभावन प्रस्ताव रख देते हैं। जातियां उसमें फंस जाती हैं, फंसकर उस पर्टिकुलर नेता को वोट दे देती हैं, और ये नेता किसी की नहीं होते। ये केवल और केवल सत्ता के लोलुपता के भूखे लोग होते हैं, जिनको केवल अपनी सत्ता की जरूरतों को पूरा करना होता है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति सिर्फ पावर चाहता है। पावर के आधार पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, भले उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का केस हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है। अगर उसके पास पावर है तो वो कुछ भी कर लेता है, और उस सत्ता के लिए ही हर एक व्यक्ति जातियों का राजनीतिक शोषण आज करता चला जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से जातिगत संघर्ष भी होते हैं। एक जाति का दूसरी जाति से जब संघर्ष होता है तो सामाजिक सौहार्द खत्म होता है, राजनीतिक अस्थिरता बनती है, और कहीं ना कहीं देश की व्यवस्था संकट में पड़ जाती है इससे। इसी प्रकार से एक जाति में विवाह से बाल विवाह, दहेज प्रथा को बढ़ावा मिलता है। देखिए कि जब जाति प्रथा आई तो जाति प्रथा में नियम कठोर कर दिए गए। जब नियम कठोर कर दिए गए तो इन नियमों में विवाह के नियम भी मौजूद थे, और विवाह के नियम भी मौजूद थे तो ये फिक्स कर दिया गया कि आपको आपकी जाति के लोगों में ही विवाह करना पड़ेगा। और ऐसे में विवाह के लिए या तो लड़का किसी को जरूरत होगी या किसी को लड़की की जरूरत होगी। अब ऐसे में एक ही जाति में अगर आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते थे तो ऐसे में आप क्या करते थे? कम उम्र में विवाह को बढ़ावा दे देते थे। कोई व्यक्ति अपनी लड़की देने के बदले में या अपना लड़के से शादी करने के बदले में बहुत सारे धन की मांग करने लगता था। तो यहां से धन की मांग विवाह के लिए शुरू हुई, यहां से कम उम्र में शादी की व्यवस्था शुरू हुई। तो इसको हम लोग कह सकते हैं बाल विवाह में वृद्धि हो जाना, यहाँ पे हम कह सकते हैं दहेज प्रथा में वृद्धि हो जाना। तो ये सभी के सभी क्या हो गए? इनको बढ़ावा देने वाले कारण हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जाति प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे जो कुरीतियां हैं उनको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा जाति प्रथा में विवाह संबंधी जो कठोर नियम बने हैं, उन कठोर नियमों के कारण समाज में जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उन विधवा महिलाओं का विवाह जो था वो भी नहीं होने दिया गया है। तो ये सब जाति प्रथा के परिणाम स्वरूप बनने वाली कुरीतियां थी। और इन्हीं कुरीतियों में से मैं एक कुरीति का और जिक्र करूंगा, सती प्रथा। सती प्रथा जो की गई वो भी कहीं ना कहीं जाति प्रथा से उपजी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो यहाँ पर जाति प्रथा ने समाज में कई सारी समस्याएं व्याप्त की हैं। इन समस्याओं में एक धार्मिक शोषण भी होता है संस्कृति के नाम पर। संस्कृति के नाम पर
उच्च जातियों के द्वारा कई प्रकार के कर्मकांड रीति रिवाज आप पर लाद दिए जाते हैं और फिर आपसे शोषण, आपसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। तो धर्म के नाम पर इस प्रकार का शोषण करवाने का जो काम होता है वो भी जाति व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से असमानता का व्यवहार किया जाता है एक जाति का दूसरी जाति के साथ समाज में। यहां आपको एक और चीज समझना है, आर्थिक आधार पर भी जाति व्यवस्था के कुछ दोष है, जैसे कुशलता का ह्रास हो जाना। जनरली क्या होता है कि वंशानुगत आधार पर व्यवसाय सेट कर दिए जाते हैं। ये माना जाता है कि कोई बच्चा है, बड़ा हो गया तो उससे ये आशा की जाती है कि तुम्हारे पूर्वज जो काम करते तुम उसको उसी काम को आगे बढ़ाओ। अब उस काम में कुशल है या नहीं है, इच्छा है या नहीं है, कोई मायने नहीं रखना। हो सकता है कि वो बच्चा कोई दूसरा काम और बेहतर तरीके से कर सकता था। तो इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए उसको वही काम करने को कहा जाता था जो कि उसके जाति के लोग करते रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं कुशलता का ह्रास होता है। इसी प्रकार से अनुत्पादक वर्ग का भी उदय हो जाता है। अनुत्पादक वर्ग के उदय के अंतर्गत आप भिक्षा मांगने वाले लोगों को देख सकते हैं। उन्हें निम्न जाति का मान लिया जाता है। वो सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं, कुछ करना नहीं होता। धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भीख मांगने का काम वो करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से संघर्षपूर्ण गुटों का निर्माण होता है। एक ही जाति में अलग अलग जाति में अलग अलग गुट बन जाते हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। स्थानीय गतिशीलता में बाधा होती है। एक जाति के लोगों से ये माना जाता है कि उसे उसके नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। तो जहां एक जाति के सभी लोग एक साथ रहते हैं, आशा की जाती कि सभी लोग उसी समूह में रहें। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के समूह में जाकर नहीं रह सकता था। इससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पा रहा है, जिसको हम स्थानीय गतिशीलता में बाधा के तौर पर देखते हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक भी है। राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है जाति प्रथा। जाति व्यवस्था हमें अलग अलग जातियों में बांट देती है, जिसके चलते हम एक होकर काम करने की भावना के तहत काम नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता स्थापित होने में यह बाधा है। इसी प्रकार से प्रजातंत्र की विरोधी है। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता, समानता के मूल्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जाति व्यवस्था असमानता पर आधारित होती है। ऐसे में प्रजातंत्र, लोकतंत्र की जो स्थिति है वो नहीं स्थापित हो सकती। ये बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ है। राजनीति में जातिवाद आ जाता है। अगर आप वोट देते हैं तो आपसे ये आशा की जाती है कि आप आपकी जाति के नेता को वोट देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप इसको क्लियर देख सकते हो। धर्म और जाति के आधार पर जो वोटिंग हुई उसमें विकास के मुद्दे पीछे रह गए। हर एक व्यक्ति से कोशिश की जा रही थी कि वो अपनी जाति के समूह को ही वोट देगा और इस आधार पर नेताओं का चुनाव भी जाति के आधार पर किया जा रहा था, जो सही नहीं है। तो ये सभी राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक दोष है जाति व्यवस्था के, जो हम लोगों ने यहाँ देखे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और यहां आ जाता है कि जाति व्यवस्था के अगर इतने सारे दोष हैं तो इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना होगा। इसका जो समाधान निकला है वो कई कारणों से निकला है, कई चीजों से निकला है दोस्तों। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जाति प्रथा की जो स्थिति है वो नीचे होती चली जा रही है। जो मॉडर्न जनरेशन आज आपको देखने को मिल रही है वो जाति व्यवस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाली जनरेशन है, भले वो किसी भी जाति के लोग क्यों ना हो। जाति व्यवस्था में एक कॉन्सेप्ट है जाति व्यवस्था में गतिशीलता। अब जाति की गतिशीलता क्या होती है? देखिए कि जाति व्यवस्था को एक बंद वर्ग के तौर पर लोगों ने परिभाषित किया है। जब जाति को एक बंद वर्ग मान लिया गया तो यहाँ पर यह माना गया कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसको आजीवन उसी जाति में रहना पड़ेगा, उसी प्रकार का व्यवसाय करना पड़ेगा, उसी प्रकार के स्थान पर रहना पड़ेगा। जैसे जैसे समाज की स्थिति बदली है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, आधुनिकता समाज में आई है, वैसे वैसे ये सोच पीछे रह गई है। और आज हर जाति समुदाय के लोगों का एक मानना होता है कि हम अपनी कुशलता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, टैलेंट के आधार पर अपनी स्थिति को बढ़ा सकते हैं। तो आज जो निम्न जाति के लोग हैं वो प्रयास करके अपने आप को सुधार करके बढ़ करके उच्च जातियों में प्रवीण होने की स्थिति में जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उच्च जाति के हैं, वो निम्न जाति में आ रहे हैं। तो ऊंची जाति के लोगों का नीची जाति में जाना, नीची जाति के लोगों का ऊपर की जाति में जाना, ये जो जाति परिवर्तन है उसी को हम लोग जाति व्यवस्था में गतिशीलता देखते हैं। बराबर हो गया कि नहीं? एक अधोमुखी होता है, एक ऊर्ध्वमुखी होता है। ऊर्ध्वाधर जो होगा वो नीचे से ऊपर जाने वाले जातियों का होगा और अधोमुखी में क्या होगा, ऊपर से नीचे की जाति में आने वाले लोगों की ट्रांसफर को देखा जाता है। तो एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम जाति व्यवस्था में
गतिशीलता के तौर पर देखते हैं, ये दो प्रकार से होता है। एक उच्च जाति से लोग निम्न जातियों में जाते हैं, दूसरा निम्न जाति से लोग उच्च जाति में जाते हैं। दोस्तों बराबर हो गया। तो यहां पर जाति व्यवस्था में गतिशीलता का केवल इतना सा आपको लिखना है। लेकिन ये गतिशीलता कुछ कारणों से हो रही होगी, है ना, और कुछ प्रमुख रूप से हो रही होगी, उसको भी समझने की जरूरत है। तो जाति व्यवस्था में जो गतिशीलता है, जो परिवर्तन, उसके तीन भाग हमें देखने को मिलते हैं। पहला भाग है कि जाति की संरचना में बदलाव हो रहा है, दूसरा है जातिगत निषेधों में बदलाव हो रहा है, तीसरा है जातिगत मनोवृत्ति में बदलाव हो रहा है। मतलब कि संरचना, बॉडी भी बदल रही है, नियम भी बदल रहे हैं, विचार भी बदल रहे हैं। इस प्रकार के परिवर्तन हम लोगों को जाति व्यवस्था में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर पहले की बात करें कि संरचना में बदलाव कैसा हो रहा है, संरचना में बदलाव का मतलब है ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी। जाति व्यवस्था को और कठोर करने में इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने निभाया है तो वो ब्राह्मणों ने ही निभाया है। इस व्यवस्था को स्थापित करने वाले भी ब्राह्मण रहे, अलग अलग जाति के अलग अलग अनुष्ठान बनाने वाले भी ब्राह्मण रहे, कौन से पवित्र काम होंगे कौन से अपवित्र काम होंगे इसका सिलेक्शन करने वाले भी ब्राह्मण रहे, और टॉप पर जाति व्यवस्था में बैठने वाले भी ब्राह्मण रहे जो सबको नियंत्रित कर रहे थे। अब ये सर्वोच्च की स्थिति जो ब्राह्मणों की थी वो समय दर समय क्या होती चली गई, इसमें कमी होती चली गई, ह्रास होता चला गया। आज धार्मिक कार्यक्रमों में जाएंगे, रीति रिवाजों में अगर जरूरत की बात करेंगे तो ही ब्राह्मण सर्वोच्च माने जाते हैं, वरना कई जगहों पर आपको ब्राह्मणों की स्थिति में बदलाव होते दिखाई पड़ रहा है। पहले ये अंदाजा लगाया जाता था, ये माना जाता था कि ब्राह्मण पठन पाठन का ही काम करेंगे, लेकिन आज ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो व्यवसाय भी कर रहे हैं। आज ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति की जूते की दुकान भी है। तो ब्राह्मण वर्ग के लोग जो होंगे वो भी दूसरे ऐसे काम आज कर रहे हैं जो निम्न जातियों के लिए माने जाते थे। वैसे निम्न जातियों के कई सारे लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मणों वाले काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी आई है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से जाति के संस्तर में बदलाव हुआ है। उच्च जाति, निम्न जाति और उससे निम्न जातियां मानी जाती थी, लेकिन आज अपने गुणों के आधार पर, अपने टैलेंट के आधार पर जाति व्यवस्था को साइड में करके लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए अब ऊंच नीच के भाव खत्म होते जा रहे हैं और जाति के संस्तर क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। अस्पृश्यता और दलित वर्ग का उत्थान हो रहा है। पहले समाज में छुआछूत बहुत ज्यादा चलती थी, दलित वर्ग को निम्न माना जाता था, लेकिन आज हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि ब्राह्मण अगर अकुशल है और निर्धन है, और अगर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति है, कुशल है और धनवान है, तो उसकी स्थिति ब्राह्मण से श्रेष्ठ मानी जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अस्पृश्यता को लेकर सरकार के द्वारा जो समय समय पर कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों के प्रभाव में, संवैधानिक व्यवस्था में जो प्रावधान किए गए उसके व्यवहार में लोगों के साथ छुआछूत आदि का कोई भी जो है आचरण नहीं किया जाएगा, उसको बंद कर दिया गया है। दूसरी बात है कि अब कहीं ना कहीं कुशलता को, गुणों को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जिसके चलते अस्पृश्यता और दलित वर्ग का उत्थान आपको देखने को मिल रहा है। अगर जातिगत निषेधों में बदलाव की बात करें तो वैवाहिक मान्यता में बदलाव, जहां पहले ये माना जाता था कि आपको आपकी जाति समूह में विवाह करना पड़ेगा, अब तो जाति छोड़ो धर्म को भी छोड़ दिया लोगों ने। अलग अलग धर्म में शादी कर सकते हैं, अलग अलग जाति में शादी करने को लेकर ज्यादा कुछ एक्शन लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से व्यवसायिक आधार में बदलाव आया है। कोई भी व्यक्ति कोई सा भी व्यवसाय चुन सकता है जिसमें वो पारंगत हो, जिसमें उसको उसकी प्रगति देखने को मिलती है। तो अब व्यवसाय को लेकर ये नहीं है कि अब कौन मोची का काम करेगा, कौन धोबी का काम करेगा, कौन पढ़ाने का काम करेगा, कौन पूजा का काम करेगा। सबको अपनी कुशलता के हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता मौजूद है और ये समाज में देखने को भी मिल रहा है। कई सारे ऐसे ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं जो मोची का काम कर रहे हैं, जो धोबी का काम कर रहे हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से आज आप आपके रोजगार में जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से खान पान संबंधी जो निषेध हैं वो भी बदल गए हैं। पहले ये माना जाता था कि कौन कौन सा खाना खाएगा, कौन कौन सा खाना नहीं खाएगा। आज देखिए सभी लोग एक ढाबे पर जाते हैं, किसने खाना बनाया उसको ध्यान नहीं देते, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो ये खान पान संबंधी प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिया गया है। सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में विस्तार हो गया है। सभी जाति के लोग आपस में संपर्क बना सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। इससे सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में भी विस्तार हमें देखने को मिल रहा है। वैसे ही जातिगत मनोवृत्ति में भी बदलाव आया है। कैसे कि जन्म के महत्व में ह्रास हो गया है। लोग अब पहले ये नहीं सोचते थे कि आप इस जाति में पैदा हो गए तो आप उसी जाति के लोग रह जाएंगे और आपको उसी जाति के आधार पर काम करना पड़ेगा, ये नहीं सोचा जाता था। अब यह है
कोई भी किसी भी जाति में पैदा हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से काम करे, कैसी भी शिक्षा रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जन्म के महत्व को अब इंपॉर्टेंस कम दी जा रही है। जाति व्यवस्था की प्रामाणिकता में अविश्वास लोगों का हो गया है, दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि आजकल लोग जो नियम है उसके हिसाब से चलना चाहते हैं, मॉडर्न के आधार पर चलना चाहते हैं, समानता के व्यवहार के आधार पर चलना चाहते हैं। कुशलता को, गुणों को, टैलेंट को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जा रहा है, किसकी तुलना में? जाति की तुलना में। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़ा बदलाव है जाति व्यवस्था में। अब इन बदलावों का कारण भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन है, जो गतिशीलता, उसके क्या कारण है। तो कारण नंबर 1, लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना। भारत के समाज में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। तो ना तो धर्म को महत्व दिया जाएगा, ना ही किसी पर्टिकुलर एक जाति को महत्व दिया जाएगा। सभी को एक साथ महत्वपूर्ण मानकर सरकार काम करेगी। किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, सभी को समान रूप से देखा जाएगा। तो ये डेमोक्रेटिक और जो आपको धर्मनिरपेक्ष एक थॉट देखने को मिल रहा है, इसने भारत में जातिगत व्यवस्था में बदलाव लाया है। दूसरा, औद्योगिकरण और नगरीकरण। आज औद्योगिक उत्पादन को इंपॉर्टेंस दे दिया जा रहा है। आपको काम करने वाले लोग चाहिए जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। ऐसे हम अब उसकी जाति ना देखकर प्रॉफिट को देख रहे हैं। नगरीकरण में हम देखें तो वैसे ही जगह बहुत कम है और लोग ज्यादा होते जा रहे हैं। तो ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन सा जाति का व्यक्ति कहाँ रह रहा है, सब एक साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। नगरीकरण, औद्योगिकरण बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इसका। शिक्षा का प्रसार, जैसे जैसे समय बदल रहा है शिक्षा को महत्व दे रहे हैं। न केवल निम्न जातियों में बल्कि उच्च जाति सभी लोगों में शिक्षा का इंपॉर्टेंस है। लड़कियों को भी पढ़ाया जा रहा है। एक तरीके से ये जो बदलाव है शिक्षा का, इसने लोगों को आधुनिक किया है और इस वजह से जाति व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। इसके बाद हम देखें नए सामाजिक अधिनियम। अगर हम देखें ST/SC एक्ट हो, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट हो, ये वो अधिनियम है जिसने ऐसे लोगों को भी बदलने पर मजबूर कर दिया जो लोग जाति व्यवस्था में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। भाई दो प्रकार के लोग थे, एक पहले भी सोचते थे कि यार जाति व्यवस्था हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक बहुत कट्टर जातिवादी लोग होते थे। ये कट्टर जातिवादी लोग ऐसे होते थे कि जो साधारण रूप से नहीं समझ सकते थे। तो कानून की भाषा से इनको समझाने का प्रयास जो है वो किया गया है नए सामाजिक अधिनियम के माध्यम से, क्योंकि इस संविधान में भी इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं और अलग अलग कानून भी बनाए गए हैं, जिस वजह से आपको जाति व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल रहा है। संयुक्त परिवार का विघटन। जब आप एक ज्वाइंट फैमिली में पहले रहते थे तो बुजुर्गों से आपको वो मूल्य सीखने को मिलते थे जो जाति व्यवस्था रूढ़िवादिता पर आधारित भी थे, जिससे जाति व्यवस्था को और ज्यादा कठोरता मिलती थी। लोग जाति व्यवस्था का पालन ज्यादा करते थे। अब क्या हो रहा है कि छोटे छोटे से परिवार हो गए, परिवार नगरों में जाकर रह रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उनकी सोच में बदलाव आ रहा है और वो रूढ़िवादिता उनके अंदर नहीं आ रही है। तो संयुक्त परिवार के विघटन के कारण भी जाति व्यवस्था खत्म हो रही है। ठीक इसी प्रकार से महिला जागरूकता आपको देखने को मिलेगी। जब हम महिला जागरूकता की बात करेंगे तो इस वजह से भी भारत में जाति व्यवस्था को कमी हुई है। सुधार आंदोलन जो हुए हैं हमारे देश में, उन्होंने जाति व्यवस्था पर घोर आघात किया है और समाज के उस वर्ग को जो जाति में बहुत ज्यादा विश्वास करता था उसकी आंखें खोल दी कि भारत में समानता के साथ ही सभी को महत्व देकर ही व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है और विकास किया जा सकता है। तो ये वो सभी आधार हैं जिसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था में बदलाव क्यों हो रहे हैं, गतिशीलता क्यों आ रही है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में जाति व्यवस्था से संबंधित पूरा टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया है। एक एक चीज को मैंने यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर ली है। इसके प्रिंटेड नोट्स आप लोग ले लीजिएगा, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप इस लेक्चर को भी सुनिए, उस नोट्स को भी पढ़िए और लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में नए टॉपिक को लेकर आऊंगा और नया टॉपिक है दोस्तों धर्म और समाज पर धर्म का प्रभाव क्या है, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से उस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।